बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान में दिन ब दिन राइज़ करता चला जा रहा है। अगर 13 दिसंबर की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर 10 जमातें जो PDM में शामिल हैं, कुल मिला के 11 जमातें हो गई। वो ये कहती हैं कि ये बड़ा ही फैसला कुन जलसा होगा और इसके बाद हुकूमत को घर जाना होगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बायस उनके तमाम बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में ऐसा कुछ होगा कि इस हुकूमत को और वज़ीर आज़म को ख़ुद ही इस्तीफ़े देने पड़ जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि उससे पहले ही रिज़ाइन कर दें। बहरहाल जो वज़ीर आज़म का या PTI की हुकूमत का रिस्पॉन्स आता है वो तो हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे जलसे हुए, बहुत अल्टीमेटम्स दिए गए, लेकिन ये हुकूमत नहीं जाएगी। फिर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस जलसे के बाद जो लॉन्ग मार्च है टुवर्ड्स इस्लामाबाद जो कि जनवरी में होने जा रहा है, वो भी बड़ा डिसाइसिव होगा और उससे भी हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो घर चली जाए। आज ये भी देखेंगे कि जिस अंदाज़ में जो शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो तमाम दरवाज़े बंद करने के आदी नहीं हैं सियासत में, और वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए, जो कि आज उनको मरियम साहिबा को उन्होंने मशवरा भी दिया कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो और इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर सबसे आखिर में सोचा जाए। ये शहबाज शरीफ साहब का आज मशवरा था, क्योंकि कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही थी कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं वो कहीं उनके इस्तीफ़ों का ऐलान किया जा सकता है 13 दिसंबर में कि इस जलसे के अंदर। क्या ये उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को मशवरा दिया है या इस्तीफ़ों के हवाले से वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद से कुछ फ़ैसला कर चुकी है? और जब इस्तीफ़ों की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, वो बड़ा अहम है, जिस पर शायद कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सिंध हुकूमत है, एक सूबे की हुकूमत ये जमात कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान भी जहन में रखिएगा कि जब उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएं तो हम अपने इस्तीफ़े उनको देंगे, तो नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो पीपल्स पार्टी इसका मतलब है कि इस्तीफ़े नहीं देगी। और दूसरे प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात ये भी करेंगे, कुछ सर्वेज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये अपोजिशन और PDM की तमाम जमातें ये कहती हैं तो वो बुनियाद बनाती हैं कि जी हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है, मईशत जो है वो तबाह हाल है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चली जाए, नहीं तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। अब ये जो कुछ सर्वेज़ आए हैं, जैसे कि उसमें पहले प्लस कंसल्टेंट की तरफ से ये सर्वेज़ किए गए, जिसमें पूछा गया कि किस सूबे की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। ज़रा पहले KPK का आपको बता दें तो 51% अफराद ने KPK की कारकर्दगी को बुरा कहा, जबकि 41% ने उसको अच्छा करार दिया। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत यानी कि पंजाब हुकूमत ने के 47% लोगों ने उन पर तनकीद की और 34% ने उनकी कारकर्दगी को पसंद किया। 60% अफराद सिंध सरकार से नाराज़ नज़र आए। सिंध हुकूमत के हवाले से 19% लोग जो हैं उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करार दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की अगर बात करें तो 37% अफराद ने कहा कि ये कामयाब हुकूमत रही है, जबकि 35% को ये हुकूमत नाकाम नज़र आई। तो ये तो सूबों की कारकर्दगी के हवाले से हो गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म की कारकर्दगी कितनी तसल्ली बख्श या गैर तसल्ली बख्श है, इस सर्वे के मुताबिक 40% पाकिस्तानियों ने कहा कि गैर तसल्ली बख्श है, जबकि 37% ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 96% पाकिस्तानी, जो कि ये याद रखिए कि हम हमेशा ये बात करते हैं और हुकूमत के अपने लोग भी ये मानते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये मानते हैं और ये कहते हैं कि जी हम माफिया से लड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो असल मसला जो आवाम का है वो महंगाई है और 96% पाकिस्तानियों ने कहा कि महंगाई की वजह से हम परेशान हैं। और 46% अवाम ने जो है, जो सर्वे में ऑब्वियसली लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुल्क के ख़राब माशी हालात इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हैं, जबकि 37% लोगों ने कहा कि ये पिछली हुकूमत की वजह से है। इसके अलावा बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की सियासत में सवाल उस वक्त किया जाने लगा जब नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ौज या कुछ जर्नैलों के नाम लेकर तनकीद शुरू की। तो ये सर्वे में पूछा गया कि जो नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट
इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, फौज पर तनकीद करते हैं, ये सियासी बयान है या भारतीय मौक़िफ़ है? तो 51%, 91% लोग जो कि इस सर्वे में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय मौक़िफ़ है। नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भारतीय मौक़िफ़ है, जबकि सिर्फ 23% ने इसको सियासी बयान करार दिया। बहरहाल सर्वेस जो हैं वो हर दौर में होते हैं। जो हुकूमत में लोग होते हैं उनके हक़ में आ जाए तो कहा जाता है बड़ा अच्छा सर्वे है, और ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ आए तो अपोजिशन ये बताती है कि देखें जी ये सर्वे तो है वो बिल्कुल गलत है और ये ऐसे सर्वेस बड़े आए बड़े गए। बहरहाल इस पर भी ज़रा आगे चल के बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MNA भी हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये बताइएगा कि ये जो इत्तलात आ रही हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों का ऐलान किया जा सकता है, और शायद इसी ज़िमन में आज शहबाज शरीफ साहब मरियम बीबी को समझा भी रहे थे या मशवरा भी दे रहे थे कि इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है वो सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है? जी बहुत शुक्रिया सर। ये देखें, ये तो पहले दिन से बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी लीडरशिप कहेगी या नवाज शरीफ साहब कहेंगे, पार्टी कहेगी, तो इस्तीफे तो पार्टी की अमानत हैं, जब चाहे पार्टी दे सकती है, और वो फैसला जो पार्टी के काबरीन करेंगे वो पूरी पार्लिमानी पार्टी को मनवन कबूल होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये कब देने हैं, किस वक्त देने हैं, ये फैसला भी मुनासिब वक्त जब वो तस्वर करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है तो बिल्कुल मैं इसीलिए पूछ रही थी कि क्या ये फैसला हो गया है, और फैसला अगर हो गया है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि उस पर ज़रा नजरसानी की जाए, गौर किया जाए और अभी इस्तीफे ना दिए जाएं? नहीं, देखिए इस तरह की तो मेरे पास कोई इतला नहीं है कि कोई शहबाज साहब की कोई ऐसी बातचीत हुई है कि नहीं हुई। और शहबाज साहब का जो भी फैसला है उसमें उनकी अपनी एक इनपुट होती है, वो पार्टी के सदर हैं और उनका फैसला एक मशावरत से ही बहरहाल ये फैसला सबकी मशावरत से होगा। लेकिन ये बात तय है कि जब पार्टी मुनासिब वक्त ख्याल करेगी तब ये इस्तीफे दे दिए जाएंगे। ठीक है, जब पार्टी जो है वो मुनासिब ख्याल करेगी इस्तीफे दे दिए जाएंगे। लेकिन इस पे ज़रा मैं फ़ारूक हबीब साहब, ये जो आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इत्तला आई कि मरियम बीबी से उनकी मुलाकात हुई और उनको कहा गया कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो, तो ये बात आप लोग बड़े अरसे से कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस डगर या उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते जो मरियम बीबी की ख्वाहिश है। तो आज आपको भी यही नज़र आया, ये क्योंकि इत्तलात हैं, मीडिया में आई हैं, तमाम चैनल्स पे तमाम रिपोर्टर्स की तरफ से रिपोर्ट की गई हैं? देखें, वो तो इनकी अपना, मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टी का मामला है, और उसके अंदर जो है वो हमेशा से हम देखते रहे हैं कि एक इख्तलाफ जो है वो नज़र आता रहा है। और शहबाज शरीफ यकीनन जो मरियम नवाज़ की सियासत है वो उनके तर्ज़ अमल से ये लगता है शहबाज शरीफ साहब कि वो उससे एग्री नहीं करते, उससे जो है वो इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन डोमिनेट जो है उसके ऊपर हमेशा जो है वो नवाज शरीफ ही करते हैं, और जो मरियम नवाज़ साहिबा जो नवाज शरीफ साहब को कहती हैं उसी के ऊपर अमल दरामद होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक जो बात की जाती है इस्तीफ़ों की, रिज़ाइंस की, ये सिर्फ़ एक जो है वो सियासी नारा है, एक सियासी धमकी आप इसको कह लें। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है कि इनका जो है वो MPA MNA जो है वो ख़ुद इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। भाई ये लोगों से वोट लेकर आए हुए हैं, अवाम ने वोट दिए हुए हैं लोगों को। ये कोई मजाक नहीं है कि जब आप अपने हलकों में जाते हैं, इंतखाबात लड़ते हैं, लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, मुंतखब होकर आएँ और आप बग़ैर किसी वजह के जो है वो रिज़ाइन दे दें, इस्तीफ़े दे दें, और कभी भी पीपल्स पार्टी कभी भी जो है वो सिंध की हुकूमत को छोड़ के बाहर नहीं आएगी। ये जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है, इसको आज तक कोई जो है वो समझ नहीं सका। कोई समझ सका है तो मुझे आप बता दें।
डॉक्टर साहिबा, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली ख्याल है, अवाम भी कहते हैं कि जी देखिए पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी की तो एक सूबे के अंदर हुकूमत है, तो वो क्यों इस्तीफ़े देना चाहेंगे, इस पे ज़रा थोड़ा सा बता दें। और दूसरा ये भी ऑब्वियसली बिलावल साहब का ख़ुद का बयान था कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है वो इस्तीफ़े दे देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े दे देगी जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे मुल्क में। तो नवाज़ शरीफ साहब के अभी तक तो वापस आने के कोई आसार लग नहीं रहे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकार है। देखिए, पहले तो फरीद साहब की मैं बिल्कुल तायद करूंगी कि ये बेचारे कभी नहीं समझेंगे जरदारी साहब की सियासत। वो जनरली सियासत को नहीं समझते। जरदारी साहब के लिए तो खुद अब उस वक्त नून गवर्नमेंट और अब ये कह रहे हैं कि उनके लिए आपको पीएचडी करनी जरूरी है सियासत में, तो आप नहीं समझेंगे। जहां तक इस्तीफों की बात है, देखिए बहुत एक क्लियर, मुझे नहीं पता कि इस पे क्यों स्पेकुलेशन होती है कि करेंगे या नहीं करेंगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट में सिफों में लिखा हुआ है कि पीडीएम आगे कैसे बढ़ेगी, और मनोन उसी तरीके से जैसे उस सिफे में लिखा हुआ है हम आगे की तरफ जा रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि पहले जलसे होंगे, उस मरहले में हम हैं। उस मरहले में हर जलसे में इन्होंने रोड़े अटकाए, रुकावटें अटकाई, कभी कोरोना का बहाना, कभी दहशतगर्दी का खौफ, कभी कौन सा खौफ, कभी कौन सा खौफ, और हर में इनको मुंह की खानी पड़ी और जलसे हुए अकॉर्डिंग टू आवर कमिटमेंट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब आगे जो है वो पीडीएम खुद फैसला करेगी, और उसमें हमारे जो एलानिया है उसके दो हिस्से थे। एक प्रियम्बुलर था जिसमें हमने अपने मकासद और हमारे एम्स हैं क्या है, जिसमें 26 थे। दूसरा एक्शन प्लान था। एक्शन प्लान में पहले मरहले में जलते थे, दूसरे मरहले में इस्तीफा या उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ये सारी चीजें जो है, और सॉरी दूसरे मरहले में लॉन्ग मार्च, और आखिरी जो स्टेप है उसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑप्शन जब जरूरत हुई तो वो इस्तेमाल करेंगे, और हम कमिटेड हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि चलिए पहला फेज आपका था जलसों का, अब वो फेज कंप्लीट होने के करीब है, लाहौर का जलसा होने जा रहा है, फिर जनवरी में आप लोग कहते हैं सेकंड फेज आ जाएगा, लॉन्ग मार्च आ जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड फेज जो है वो इस्तीफों का है आप कह रही हैं, या वो जिस तरह आपने कहा ना कि एक ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन आया इस्तेमाल होता है या नहीं होता, ये लोगों के जहनों में ऑब्वियसली इसको लेके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बार बार पीपल्स पार्टी के हवाले से बात इसलिए की जाती है कि भाई क्यों पीपल्स पार्टी चाहेगी एक सूबे के अंदर जिसकी हुकूमत है। उस ऑप्शन में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है जी। उस ऑप्शन में वजीर आजम के खिलाफ और बाकी जो दीगर इनके हैं वहां पर स्पीकर हैं, सदर हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में भी कार्रवाई का ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। ये सारी चीजें टेबल पर, जो भी फैसले पीडीएम के होंगे ये भूल जाए, जो दरारें डालने की कोशिश की, पीडीएम का जो एफर्ट्स हैं इनके ऊपर उन्होंने पानी फेरने की कोशिश की, ये भूल जाए ये बात। जो फैसले होंगे हम मुत्तहिद होके फैसले करेंगे। अच्छा ठीक है, जो भी फैसले आप कह रही कि मुत्तहिद होकर फैसले करेंगे। मलिक साहब पीएमएलएन के हवाले से एक ये राय सामने आ रही है, ऑब्वियसली उसी पे आपका मैं तज्जिया, आपका मौक़िफ़ चाहूँगी कि जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो कभी नहीं चाहते पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लोग के वो इस्तीफ़े दें, और ऑब्वियसली सिस्टम से बाहर जो बैठे लोग हैं, या जिस तरीके से अभी नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वहाँ से क़यादत कर रहे हैं, मरियम बीबी सिस्टम से बाहर हैं, तो वो चाहते हैं कि जी इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ से बार बार सवाल किया जाता है कि आप लोग इन हाउस चेंज की तरफ एज सच आप लोगों ने कुछ अभी तक काम नहीं किया। नफीसा साहिबा ने बताया कि वो आगे जाके एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, विफाक में नहीं किया, लेकिन पंजाब से तो आगाज कर सकते थे अगर वाकई आप इतना संजीदा होते इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए, या पंजाब से इन हाउस चेंज का आगाज किया जा सकता था। अच्छा देखिए सर, यहाँ दो सवाल उठते हैं कि पहला, क्या इस पूरी सूरत हाल में कि अगर आप ये समझते हैं कि जो अब फैसले हैं वो किसी एक सियासी जमात का फैसला इनफरादी तौर पे हो सकता है, एक तो पहला सवाल ये है जो नफी में है कि नहीं हो सकता। अब ये कलेक्टिवली, ये जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, इस पे कलेक्टिवली डिसीजंस होंगे। अगर ये पीडीएम डिसाइड करती है कि हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि
पंजाब असेंबली में बड़ी रेज़र थिन मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, और उसमें जो सूरत हाल है ये मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी मूव होती है तो ये बिल्कुल ये एक रेत की दीवार की तरह की गवर्नमेंट है जिसको गिराना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी और ये बड़ी आसानी से गिर जाएगी। लेकिन यह मसला क्यों नहीं किया आप लोगों ने ये? अगर आपको लगता है कि इतना आसानी से गिरने वाली हुकूमत है तो वहां से आगाज क्यों नहीं किया मलिक साहब? एक प्रैक्टिकल स्टेप तो यही होता है कि भाई आप करके दिखा देते कि ये देखें हम ये इन हाउस चेंज ला सकते हैं, कोई गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर पार्लिमानी काम हम नहीं कर रहे। ये देखें, यह मसला थोड़ा मुख्तलिफ है। मसला ये है कि हम तो इस पूरे सिस्टम पे अब सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो एक पूरी अरेंजमेंट है जो इस वक्त प्रोवाइडेड है, ये अरेंजमेंट लाजमी तौर पे इसके अंदर बहुत बड़े ऐसे इश्यूज हैं जिनको सेटल करना ज़रूरी है, और वो एक नए इलेक्शन की सूरत में होते हैं। वो हम इस हुकूमत के बदलने से हमारे नज़दीक उनका हल नहीं है। फिर हम उससे लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि फॉर टाइम्स टू कम ये तय कर लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से बाहर किसी को बात ना हो। अदारे, चाहे वो पार्लिमान खुद है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है, चाहे वो नैब का जैसे एक टूल ऑफ ऑपरेशन बन चुका है नैब, कोई भी अदारे, हमारा ये कहना है कि ये सब हदूद तय हो जानी चाहिए और कोई अपनी हदूद से बाहर ना निकल के बात करे। तो जब इस तरह के बुनियादी सवाल उठाते हैं तो फिर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेते हैं कि आपने किस तरह का फैसला करना है, और उसमें फिर ये हुकूमतों का ये आना जाना तो एक रूटीन की बात लगती है। लेकिन ये बात जो है, ये फैसले, ये जो आप सवाल उठाते हैं, ये कहीं तो बात होगी ना, ये कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात होंगे, कहीं तो कुछ लोग स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तो इन चीज़ों पर कुछ फाइनल आप किसी नहज को, किसी रिजल्ट को पहुंच सकेंगे, या सिर्फ जलसों में कह देने से ये आपको लगता है कि मामला हल हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये इसका दूसरा पहलू है। पहला पहलू तो ये कि इन मसाइल की निशानदेही अवामी दबाव के साथ, जिसमें लार्जली ये बात इस्टेब्लिश हो कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो है, अवाम उन्नास की एक अक्सरियती राय जो है, वो इस ख्याल की हामी है कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, और इसके साथ उनका एक अवामी दबाव जो है वो इस अंदाज में नजर आए जिसके लिए हमारी पूरी पीडीएम की एक पूरी कैंपेन आपके सामने है। दूसरा मामला कि उसका रास्ता क्या है, तो ऑब्वियसली आज के मुआशरे, कम्युनिटीज आर बिल्ट अपॉन वर्ड्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अल्फाज की तरतीब दी हुई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम मानते हैं कि ये डायलॉग के नतीजे में होगा। तो किन के दरमियान डायलॉग होगा, जब ये होगा तो कैसे होगा, ये वो डायलॉग के नतीजे में होगा। ठीक है, लेकिन डायलॉग ऑब्वियसली बात वही है ना कि डायलॉग किन लोगों के साथ होगा? जिन लोगों पर आप तनकीद कर रहे हैं उन्हीं के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं, या फिर जो मरियम बीबी का पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था कि भाई अगर ये हुकूमत घर चली जाती है तो फिर हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, तो फिर वो असूल तो ना हुए, प्रिंसिपल्स तो ना हुए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी जब फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर या जर्नैलों के नाम लेकर तनकीद करती हैं तो उस हवाले से एक तो आपको मैंने सर्वे भी बताया कि उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, 51% लोग जो सर्वे में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये उनका भारतीय मौक़िफ़ है। उस पर मैं आगे जाके बात करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि फ़ौज को हर चीज़ में ही हमारे सियासी लोग लेकर आते हैं, किसी ना किसी हवाले से उनका जिक्र होता रहता है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें ये बता रही थी कि ऑपोजिशन जो नैब तरमीम का मामला है वो सारी चीज़ों को उन्होंने फैटफ के कानून से जोड़ दिया था और बड़ा अहम मामला था पाकिस्तान के लिए। तो फ़ारूक हबीब साहब, पहले तो आप ये हुकूमत की तरफ से भी बता दें। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं कि जनाब बैठो, फैटफ वाले मामले के साथ ये नैब तरमीम जो है ये भी करो। देखें, बात ये है सादिया, जो असल चीज़ समझने की ज़रूरत है
जो ये जितनी भी तहरीक है ये पीडीएम की, क्या आप क्या समझते हैं कि इसका आवाम के साथ ताल्लुक है? ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बताएं कि 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीएमएलएन ने कौन सा इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था सवाए अदलिया बहाली, जो अपोजिशन का तमाम का मुश्तरका प्रोग्राम था अदलिया बहाली के अलावा? उसके अलावा कोई सवाए तारीखों के अलावा कोई एहतजाज नहीं किया। मुझे बताएं, इतने इतने बड़े क्राइसिस आए 2013 से 2018 में, पीपल्स पार्टी तो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं आई थी, तो कौन सा एहतजाज इन्होंने किया था? कौन से ये अवामी इश्यूज की बात करते हैं? इनका मसला जो है नैब की इंक्वायरीज हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं, नैब अदालतों से जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जो करप्शन के ऊपर इनको सजाएं हुई हैं, वो इनका बुनियादी मसला है। अब आप आ जाएं पीडीएम का, जो मुझे बताएं जो अलामिया एपीसी का था उसका चौथा या पांचवा पॉइंट है इनका जी, सिविलियन बालादस्ती जी। अब उनसे बात नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं जी कि एक फोन कॉल आती है, बिलावल कोयटा का जलसा छोड़ के गिलगित कैंपेन पे निकल जाते हैं। मरियम साहिबा जो है वो कहती हैं इमरान खान की हुकूमत भेजो, हमारी हुकूमत ले आओ। किनको कह रही थी? अभी जो मिफ्ता इस्माइल, अच्छा नहीं, किसकी फोन कॉल गई बिलावल साहब को? तो आपको कॉल तो आप भी मिफ्ता साहब की तरह इंकशाफात कर रहे हैं, तो आप भी जरा बता देना किसने कॉल किया बिलावल साहब को कि वो कोयटा की बजाय गिलगित बल्तिस्तान चले गए? मैं अपार्ड की बात नहीं कर रहा था, वो तो सब था। उस पर कॉल आई थी जो मरियम सफदर के बाद वाला, जो कैप्टन सफदर के बाद वाला एपिसोड हुआ, उस दौरान एक टेलीफोन कॉल आई, उस टेलीफोन कॉल के ऊपर वो खुश हो गए। अब देखें, बात ये है जो बुनियादी चीज है समझने की, अच्छा बात यह है कि अगर तो ये फैसला करे जी जमहूरी कुव्वतों ने फैसला करना है, तो फिर तो वजीर आजम साहब ने कहा कि आप कहते हैं जी धांधली हो गई, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर पड़ता है ना, आके बैठें इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आप पार्लियामेंट को इज्जत दें ना, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करें ना, उस पर आप आके बात करें, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। चलें, ये जो आपने कहा बिलावल साहब के हवाले से कवानीन भी अमेंड करने थे साहिबा से, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि मिफ्ता साहब ने जो ये कहा, तो आपकी जमात को भी कहा गया था, हुकूमत को भी कहा गया था? देखें बात ये है कि हम तो समझते हैं कि हम तो हर कानून के ऊपर बैठने को तैयार हैं। हम कहते हैं आए आकर उन कवानीन को मजीद बेहतरी की जरूरत है। नायब के कवानीन को हमने सख्त करना है, इस मुल्क में करप्शन का रास्ता हमेशा के रोकने के लिए, कि ये नैब को ही बंद कर देना है। चले अगर बैठ गए तो अमेंडमेंट्स क्या लेकर आए थे कि चेयरमैन नैब की और प्रोसिक्यूटर नैब की मुद्दत 3 साल कर दो, 4 साल से 5 साल से, बिल्कुल सही है, 5 साल से सजाएं कम कर दें। साहब मैं ये नहीं कह रही कि अमेंडमेंट्स क्या थी क्या नहीं थी, आप लोग कहते हैं कि पता नहीं वो 36 में से 34 में से 30 के इनके मुफाद की थी, मैं उस पर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जो वो कह रहे हैं। सादिया बात ये है, फिर जो मिफ्ता बात कर रहे हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ कहते हैं कि जी उनसे जाके कोई बात नहीं करेगा, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, इसका मतलब ये बातें मानते हैं, ये बात सुनते हैं, ठीक है। वहां से तो अगर उन्होंने कहा तो आपने मान लिया, बैठ गए। अच्छा चलें, इसका जवाब तो पॉइंट में डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से भी जरा उनका मौक़िफ़ की, मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे हैं, ये जरा बता दें। मलिक साहब भी बड़ा मुस्कुरा रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब का क्लिप सुन के, जरा उनसे मैं बाद में जवाब लूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी जमात को भी ये कहा गया था, ये जो हुकूमत कहती है कि फैटफ को नत्थी कर दिया आपने नैब तरमीम के साथ, तो वो तो कहते हैं कि जरा मुल्क की बेहतरी के लिए हमें कहा गया था वहां से कि बैठे आप ये तरमीम लाएं। ये फरूख हबीब जो बात कर रहे हैं वो इनका माइंडसेट वही सिलेक्टेड वाला है, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। फैटफ के ऊपर पीपल्स पार्टी एक वाहिद, उनके लिए बिल्कुल उनकी भी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, लेकिन हमारी ये क्वालिटी है कि जो पार्लियामेंट्री कायदे कवानीन है जो उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना एक किरदार अदा किया है, वो आइन की बहाली से लेकर आइन की प्रोटेक्शन से लेकर हर कानून पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के एहसासात, अवाम की जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक हम उन कवानीन को देखते हैं। फैटफ पे पीपल्स पार्टी ने सर जोड़े, कई ऐसे फैटफ की प्रोविजंस थे जिसमें हमने तरामीम की, कई ऐसे प्रोविजंस थे विच वी सेड कि ये ड्रैकोनियन है, इनको हटाया जाए, और उनके ऊपर हमने कोई समझौता नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इनको कैसी इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये जरूर नैब तरमीम के लिए आपको कहा गया था। ये मिफ्ता साहब के मैं इंकशाफ पे या बयान पे कमेंट आपका चाह रही हूँ, कहा गया था कि नैब तरमीम जो है वो कहीं और से आई, कहां से पता चला। लेकिन इस हुकूमत की जो नाअहली है
अच्छा। जो ये काम नहीं कर पाते तो फिर फौज को स्टेप इन करना पड़ता है और वो करते हैं। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, ये अपने पांव पर आज तक खड़े ही नहीं हुए। कश्मीर का इशू हो जाए और तो फिर आप लोग मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आते। गिलगित बल्तिस्तान का इशू होता है तो वो इधर उधर हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते। जब इस हुकूमत ये जब कठपुतली है और कठपुतली हुकूमत कोई इनके बस में, जब आटा चीनी के प्राइसेस इनसे रेगुलेट नहीं होते, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होती, तो वो तो बहुत बड़े इश्यूज है। कश्मीर इनसे कहां से संभलेगा? इनकी आज मिनिस्टर्स की रेटिंग्स देखे, सारे के सारे फेल मिनिस्टर हैं, सारे के सारे फेल मिनिस्टर। चलें ये ऑपोजिशन ठीक है, ये दोनों पार्टीज के हवाले से थोड़ी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन भी एक तरीके से होगी मलिक साहब, अगर इस चीज को सही मान लिया जाए। चलें फारूक साहब की बात को, जो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब या जिन लोगों पर तनकीद करते हैं या आप लोग जिनका किरदार नहीं चाहते उनकी तरफ से फोन कॉल चली जाए तो वो कहते हैं कि बड़े खुश हो जाते हैं, क्वेटा की बजाय जीबी पहुंच जाते हैं। बट ठीक है, बट जिन पे आप तनकीद करते हैं अगर वो नैब तरमीम का कह देते हैं बकौल मिफ्ता इस्माइल, तो फिर आप लोग तैयार भी हो जाते हैं। जी मुझे एक बात करने दें, जो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। जी अच्छा नफीसा शाह साहब मुकम्मल कर लें आप। ये बात कही कि एक फोन कॉल आ गया तो गिलगित वो क्वेटा जलसा छोड़ के वो गिलगित पहुंच गए। एक्सक्यूज मी, अगर फोन कॉल आता बिल्कुल तो क्या हमारी 3 सीटें होती? क्या हमारी 3 सीटें होती? चप्पे चप्पे हम गए हैं, चप्पे चप्पे हमने कैंपेन किया गिलगित बल्तिस्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। मिफ्ता साहब की तरह पता नहीं फारूक साहब को भी इत्तला मिली होगी कि फोन कोई गया था। थोड़ी सियासत की और फिर आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी फोन गया होता तो फारूक साहब वो कहती हैं कि जी 3 सीटें तो ना मिली होती ना। चले सही है। मलिक अहमद खान साहब, मैं अगर इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, मैं ब्रेक से वापस आके आपका कमेंट, ताकि फिर क्योंकि ब्रेक आ जाएगी आपकी बात अधूरी रह जाएगी, ब्रेक से वापस आके मैं आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिक साहब वैसे तो बड़े संजीदा रहते हैं, पिछले सेगमेंट में थ्रू आउट ही मुस्कुराते रहे हैं, बड़ा महजूज हुए हैं आप अपने साथी मिफ्ता इस्माइल के क्लिप से या उनके इंकशाफ से। मलिक साहब अच्छा भी देखिए, दो बातें तो सारिया बड़ी मुख्तसर और बड़ी दो थी। अच्छा ये थॉट प्रोसेस, ये आई कुड टर्म इट एज होली इनएक्यूरेट, ये तो बिल्कुल ही बात ही और तरफ चली जाएगी जी। अच्छा, और अगर ये मामला ऐसे है कि अगर आपने किसी वजह से भी अब इस सिलसिले में कोई ये बात तय करनी है कि किसकी कितनी इंटरफेरेंस है, तो फिर तो करेक्टनेस डिमांड करेगी कि आप बातों को उसी तरह कह सकता हूँ, यानी अपने मतलब के तहत बात कह सकता हूँ, या जो मुझे सूट करती होगी वो कह सकूँ। लेकिन वाकयात तो गलत नहीं होते, वाकयात तो वो हैं जो आपके सामने हैं। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस पास किया, और वो ऑर्डिनेंस नैब के लॉ में अमेंडमेंट्स का था। जब वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में आया तो उसमें मजीद तरमीम की बात की गई, और बाद में उसको कह दिया जी कि ये नारो डिमांड किया जाता रहे। इसी तरह फाटफ के लॉ पे रिजर्वेशंस थी, जैसे भी नफीसा बीबी ने कहा कि वो कुछ लॉज को एब्सोल्युटली ड्रैकोनियन करती थी। अच्छा, जब ये फाटफ का लॉ इन्होंने पास कर लिया तो क्या उसका नतीजा, यानी जो ग्रे लिस्ट से निकलना था वो तो फिर उन्होंने उसको दोबारा उसी स्टेटस पे रखा और फिर फर्दर टाइम पे ले गए। यानी उस इनेक्टमेंट ने या उस लेजिस्लेशन ने आपको हेल्प नहीं किया, आपको पॉइंट्स भी कम नहीं किया, तो यू स्टूड देयर वेयर यू वर, तो फर्क तो नहीं पड़ा। तो हमारा ये कहना था कि आप इसकी जो गवर्नमेंट ने एक पोजीशन इख्तियार की कि इसको आपने नथी किया कि ये जो
करप्शन के केसेस हैं और उनका कोई एंटी नैब और मनी उसको। लॉन्ड्रिंग लॉज के साथ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज तो ये जो मिफ्ता साहब भी जो वाकया बयान कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, ऐसे ही नहीं, हुआ देखिए था? ये मिफ्ता का पॉइंट ये है, प्रॉब्ली शायद अगर पूरा प्रोग्राम आप देखते हैं या जो मिफ्ता कह रहे होंगे, जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में डायरेक्टली आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज की लिंकेज होती है और कोई ना कोई इनपुट उनकी शायद आई हो, शायद वो गालिबन ये कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज असेंबली के बिल्कुल फ्लोर पे सही। तो जो बात करनी है, जो असेंबली के चलो, फ्लोर पे जो बात करनी लेकिन वो है, नैब की बात कर रहे हैं, नैब देखिए तरमीम का नैब कह लॉ, गए। अच्छा नैब की तरमीम का तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी तरमीम जो थी, वो पहली तरमीम हमने नैब की कब नोटिस की, जब एक ऑर्डिनेंस जारी किया गवर्नमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हद तक कुछ अरसे के लिए, जिसमें कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों को भी फायदा हुआ, उनकी जो वो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जिनके केसेस पड़े थे, उनकी अपीलें जो हैं वो मंजूर हुई इसी बुनियाद पे कि आप इन पैसे नहीं चला सकते आगे, और फिर वो कुछ अरसे के लिए इन्फोर्स भी रहा, बाद में वो लैप्स कर गया, गवर्नमेंट उस अपने जारी किए हुए ऑर्डिनेंस को कैरी ऑन नहीं कर सकी, कि जब तरमीम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने दी, तो बात तो सिर्फ यही थी कि जहां पर इसके ड्रैकोनियन होने का, इसके मिसयूज होने का, और वो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके सामने जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई, वही सारे पॉइंट उसमें वैलिडेट हुए, जिसमें हमारा मौक़िफ़ था कि ये इसको एक अनब्रिडल्ड पावर बनाता है, ये किसी एक अथॉरिटी के अंदर आप जज का, प्रोसिक्यूटर का, इन्वेस्टिगेटर का, एंड सो फॉर सो। बिल्कुल सही है, आपने भी इंटरफेरेंस की बात की, डॉक्टर साहिबा ने भी बात की कि अगर हुकूमत खुद नहीं करेगी तो फिर कहीं किसी को आना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली एट द सेम टाइम आप लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं और उस पर तनकीद भी करते हैं। टाइम क्योंकि थोड़ा है, मैं ज़रा ये सर्विस पे बात करना चाह रही हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सूबों की कारकर्दगी का जो आपको बताया, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, KPK हुकूमत हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, जो बलूचिस्तान हुकूमत, माजरत के साथ, बलूचिस्तान हुकूमत से ज़्यादातर लोग खुश हैं, बाकी तीनों सूबों से जो हैं वो बड़े लोग नाला नज़र आ रहे हैं। इंट्रो में अगर आपने सुना हो तो हमने आपको परसेंटेज वाइज भी बता दिया था कि कहाँ कहाँ क्या सर्वेज हैं। सो ये वो चीज़ है जिसको अपोजिशन बुनियाद बनाकर भी सामने लेकर आती है। 96% सर्वे में शामिल लोगों ने महंगाई को भी एक वजह करार दिया, और ज़्यादातर लोगों ने मौजूदा हुकूमत और 37% ने पिछली हुकूमतों को कसूरवार ठहराया। देखें, बात यह है, जहाँ तक रही बात महंगाई के हवाले से, तो आपके इल्म में है कि चीनी की कीमतें भी जो हैं वो 20 रुपये किलो जो है वो नीचे आ चुकी हैं, और गंदम का भी जो एक बहरान था उसके ऊपर भी हुकूमत ने काबू पा लिया। वक्ती तौर के ऊपर जो है वो मुश्किल ज़रूर थी, आवाम को भी मुश्किल हुई उसके ऊपर, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम लिए। आज जो है वो किसान भी आज जो है वो आपका किसान भी खुशहाल है, उसको 220 रुपये जो है उसको गन्ने की कीमत मिल रही है। और आज फैसलाबाद के जो इर्द गिर्द शुगर मिलने हैं, मैंने आज उनका एक्स मिल रेट चेक किया है, जो कि 76 रुपये किलो है, यानी कि परचून के अंदर जो है चीनी 80 से 82 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है यहाँ पर। इसी तरीके से मईशत के हवाले से आप बात करें तो मईशत के जो फिगर्स आ रहे हैं वो अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम बैक कर गई हैं, हमारी सीमेंट्स की सेल्स में इजाफा है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पर कम अज़ कम जो है वो 1 लाख से ज़ायद स्किल्ड लेबर की जो है वो कमी है। आपके शो के दरमियान मुझे एक मैसेज आया एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कि उसने 1300 नौकरियाँ 1 महीने में दी हैं, 10,000 उसके पास टोटल मुलाजिम है, उसको स्किल्ड लेबर जो है वो नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि अब हालात बेहतर हैं, कोरोना के दौरान हालात बेहतर है, जबकि भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर उनकी मैशियत जो है वो नीचे जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब ऑपोजिशन के पास लेबर नहीं मिल रही यहाँ पे लोगों को, और ऑपोजिशन कहती है कि भाई आपने सब तबाह कर दिया है, घर चले जाएं। देखें, उनको तो वो तो तबाही का मंजरनामा पेश करेंगे ना, तबाही तो वो है जो ये करके गए हैं, वही चीज़ इनको जो है वो नज़र आती है। अगर आज वही पैसा जो मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिसको ये लेकर गए हैं, वो आज मुल्क के अंदर वापस ले आएँ, तो हमें ना IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें किसी और के कर्जे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को तो 70 साल से खोखला किया गया ना, अब तो ये इमरान खान के कंधों पे जिम्मेदारी पड़ी है कि वो मैशत को भी ठीक कर रहा है, इदारों को भी ठीक कर रहा है, जरा जवाब ले लूं। सिंध हुकूमत की बेहतरीन के अंदाज में आना शुरू हो गए। 60% लोगों ने कहा कि जी वो गैर तसल्ली बख्श है कारकर्दगी सिंध हुकूमत की, डॉक्टर साहिबा, और सिर्फ 19% लोग जो हैं वो आपकी सिंध हुकूमत से खुश नजर आए।
देखिए, पहले तो मैं इनको जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि गंदम की प्राइस भी नीचे आई है, आटे की, और चीनी भी नहीं आई है। तो जब बढ़ी तो ये भी बता दे, या ये इसकी कमीशन बना दे। कमीशन बननी चाहिए, जुडिशरी को नोटिस लेना चाहिए कि अगर बढ़ी तो वो जो गैप है, जो बढ़ाई अब जो कम हुई है, अगर नॉर्मलाइज हुई है, तो जो बढ़ी है उसमें से किसने माल बटोरा है, कौन से एटीएम्स है, कहाँ छुप छुप कर बैठे हुए हैं, उनको जाहिर करें और उनके खिलाफ इंक्वायरीज करें, उनको जेल में 11 शुगर मिले हैं उन्हीं ग्रुप की, आसिफ अली जरदारी साहब की सिर्फ। जी, वो तो भुगत रहे हैं, वो तो जेलों में फेस कर रहे हैं, आपके सहरे कर रहे हैं, आपके एटीएम सहरे कर रहे हैं। उनको बुलाएं, उनको जेल में डालें, उनको अडयाला में डालें प्लीज, अगर आप इंसाफ करना चाह रहे हैं। देखिए, सिंध की कारकर्दगी के हवाले से बाकी सूबों को देख लिया, लेकिन इसका मेन एक तो ऑफ कोर्स ये सर्वेस और इनकी मेथोडोलॉजी ये देखनी होगी कि ये कहाँ सर्वे हुआ है, कितना सैंपल है, कौन से शहरों से सैंपल लिए हैं। ये तो मैंने आगाज में ही कहा था कि ऑब्वियसली जब किसी के हक में आता है तो वो सब मानते हैं, ओपोनेंट के खिलाफ सर्वे होता है तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सही आया है, किसी की हुकूमत के खिलाफ भी आया तो कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मैं ये जरूर क्वेश्चन, मेरा ये हक है, एज आई एम अ सोशल साइंटिस्ट माई सेल्फ, तो ये मेरा हक है कि मैं पूछूं कि मेथोडोलॉजी क्या थी, सर्वे का सैंपल क्या था शहरों से। लेकिन अगर ये है तो देखें, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है सिंध में ये जो कशीदगी वफाक ने पैदा की है, जो फंडिंग नहीं देते टाइम पे हमें। हमारे पास इस वक्त सिंध में डेवलपमेंट के पैसे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अरबों रुपए जो है वो दबा के बैठे हुए हैं, और वही जो चीज जो कहते थे कि हम जी MNAs को नहीं पैसे देंगे, ये सियासी रिश्वत है। तो आप कह नहीं सिंध की परफॉर्मेंस ओके फंडिंग विफाक से नहीं आ रही। चले एक शोबे की अगर मैं बात कर लूं, मुझे पिछले दिनों मौका मिला, आई थिंक फॉर्मर चेयरमैन थे आबाद के, उन्होंने कहा कि जी मंजूर काका का राज चाहते हैं कि जी पैसे दो और जिधर मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर दो। कंस्ट्रक्शन पे वजीर आजम काम कर रहे हैं, हर मंगल को जो है काबीना में बात होती है, लेकिन सिंध कुछ नहीं कर रहा। हैव टू वाइंड अप है, टाइम खत्म हो गया। मलिक अहमद खान साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, फरूख हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।